नमस्कार, मैं रविश कुमार। गरीब गरीब गरीब, इतनी बार गरीब कि लगा कि कोई गरीबों को ढूंढ रहा है, यह बताने के लिए कि उसे धन्ना सेठों से कोई मोहब्बत नहीं है। पूरे भाषण में धन्ना सेठ, फैक्ट्री वाले और सत्ता के गलियारे में पहुंच रखने वाले उद्योगपति खलनायक की तरह उभरते हैं। मथुरा में प्रधानमंत्री के भाषण में किसी की ठीक से धुलाई हुई तो वे धन्ना सेठ थे। किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर उनके कई ऐसे काम गिनाए जिससे इतना तो साफ हो गया कि वो खुद को क्लोजर टू गरीब रखना चाहते हैं। विपक्ष ने धन्ना सेठों को विलेन बनाया तो प्रधानमंत्री ने भी खलनायक बना दिया, यानी विलेन तो धन्ना सेठ है ही। कौन कहता है कि हमारी राजनीति राइट विंग हो गई है? विपक्ष, नीतियों के जानकार, पत्रकार और कई लोगों ने पूछा कि अच्छे दिन कहां हैं, तो प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन नारे से छुटकारा ही पा लिया। एक नया नारा गढ़ दिया कि बुरे दिन चले गए। अब अखबारों की सुर्खियों में अच्छे दिन कब आएंगे की जगह कल से आप देखेंगे कि बात बात पर बुरे दिन कहां चले गए की टैगलाइन होगी। प्रधानमंत्री पूरी रॉ में थे, आज वो अच्छाई से ज्यादा बुराई के अगेंस्ट थे। पूरे बुरे दिन चले गए, बुरे काम बंद हो गए, बुरी सोच बंद हुई कि नहीं हुई, बुरे हालात बदले कि नहीं बदले, बुरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए, बुरे दिन चले गए। सवालों को पलटकर सवाल में बदलने का अंदाज कोई प्रधानमंत्री से सीखे। शायद ऐसा लगा कि उन्होंने अच्छे दिन पर सवाल उठाने वाले सभी को एक सफ, एक कतार, एक लाइन में खड़ा कर दिया। उनके अनुसार ये वो लोग हैं जिनकी पहुंच दिल्ली की सत्ता के गलियारे तक हो गई थी, जो 1 साल पहले तक भाई भतीजा के नाम पर कोयला खदानों का आवंटन करवा रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने चोर लुटेरों के खेल बंद करवा दिए हैं। ऐसे लोगों को इस बात से परेशानी है कि सबके अच्छे दिन आए, लेकिन कुछ लोगों के बुरे दिन आ गए हैं। उन्हें परेशानी हो रही है, वे चीख रहे हैं, वे चिल्ला रहे हैं। जिन लोगों ने देश को लूटा, उनके अच्छे दिन की गारंटी नहीं दी थी, उनके तो और भी बुरे दिन आने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। क्या सिर्फ ऐसे ही लोग अच्छे दिन पर सवाल कर रहे हैं जिन्हें सत्ता के गलियारे में रिबड़ियां नहीं मिल रही हैं? वैसे प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन के भी कई गुण गिनाए। उनकी एक बात मुझे व्यक्तिगत तौर पर अच्छी लगी और यकीन भी करना चाहूंगा कि वो बात सही हो, जब उन्होंने कहा कि दिल्ली में पावर सेंटर से ज्यादा पावर सर्कलों का बोलबाला था और अभिमन्यु को तो 8 कोठे जीतने पड़े। यहां पर तो पावर सर्कल के पता नहीं सैकड़ों कोठे बने हुए थे और भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से वो पावर सर्कल के सैकड़ों कोठे ध्वस्त करके आज देश में दिल्ली के गलियारे में दलालों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके बुरे दिन आना स्वाभाविक है, इसलिए वे जरा चीख रहे हैं। राहुल गांधी ने सूट बूट की सरकार कहा तो यही आशय था कि दिल्ली के गलियारे में उद्योगपतियों की पहुंच हो गई है। अखबारों में भी ऐसी खबरें आती रहती हैं, लेकिन उन्होंने बहुत जोर दिया कि उनकी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने विरोधियों के साथ धन्ना सेठों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे रासायनिक खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों के धन्ना सेठ किसानों की यूरिया चोरी करते हैं। हमने फर्टिलाइजर पर, ये उनके शब्द हैं, यूरिया पर नीम का कोटिंग लगाना शुरू किया है। पहले जो सब्सिडी किसान तक नहीं पहुंचती थी, ये धन्ना सेठ उर्वरक चुराकर अपनी केमिकल फैक्ट्रियां चलाते थे। हमने फर्टिलाइजर पर नीम कोटिंग कर दिया, अब वो किसी केमिकल फैक्ट्री के काम नहीं आएगा। प्रधानमंत्री ने फर्टिलाइजर फैक्ट्री चलाने वालों पर एक गंभीर आरोप लगाया, जिससे यह सवाल तो बनता है कि कितने ऐसे चोर धन्ना सेठों के खिलाफ यूरिया चोरी, सब्सिडी चोरी के मामले दर्ज हुए हैं। आप गूगल कर सकते हैं कि कौन कौन से धन्ना सेठ फर्टिलाइजर फैक्ट्री चलाते हैं। हमने गूगल किया तो वाकई सरकार ने मार्च में ऐसा फैसला किया। 30 मार्च के पीटीआई की खबर के अनुसार सरकार ने घरेलू उर्वरक कंपनियों के लिए नीम कोटेड यूरिया अनिवार्य कर दिया है। इससे सरकार को हर साल 6,500 करोड़ की सब्सिडी बचेगी। केंद्रीय उर्वरक मंत्री अनंत कुमार कहते हैं कि नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल से फसलों का उत्पादन 15 से 20% बढ़ जाता है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है, ये उस खबर का हिस्सा है, और कहा है कि उद्योग कई वर्षों से ऐसी मांग करता रहा है कि नीम कोटेड यूरिया के उत्पादन पर लगी 35% की सीमा को हटा दिया जाए। इससे मिट्टी की पोषकता को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने भी उत्पादकता बढ़ाने की बात की, लेकिन इस फैसले को ऐसे बताया जैसे चोरी रोकने के लिए लिया गया हो। moneycontrol.com की एक खबर मिली 7 जनवरी 2015 की। पीटीआई और moneycontrol.com की खबर में इस बात का जिक्र नहीं है कि यह कदम सब्सिडी और यूरिया की चोरी रोकने के लिए उठाए गए हैं। moneycontrol.com की खबर में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक सतीश चंद्रा ने कहा है कि हम तो कई सालों से विनती कर रहे हैं कि 35% की बंदिश हटे, इससे उत्पादकता बढ़ेगी, नाइट्रोजन की मात्रा कम निकलने से फसलों में कीड़े नहीं लगेंगे, लेकिन इससे यूरिया का 5% तक दाम बढ़ जाएगा, यानी प्रति टन 200 से 300 रुपए देने होंगे जो किसानों को देने पड़ेंगे। सरकार इस पर सब्सिडी नहीं देगी।
अब यह साफ नहीं है कि सरकार ने चोरी पकड़ने के बाद यह कदम उठाया या फर्टिलाइजर एसोसिएशन की विनती को जायज मानकर। प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी बात कही, जो अगर कोई दूसरा कह दे तो उसे तुरंत विकास विरोधी और कम्युनिस्ट करार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, वो रोजगार नहीं दे पाती। रोजगार देता है 6 करोड़ छोटा व्यापारी, छोटे कारखाने जो सब्जी का ठेला चलाते हैं, दूध बेचते हैं, अखबार बेचते हैं। ऐसे 6 करोड़ लोग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। काला धन कितना आया ये तो नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि भारत का सफेद धन अब बाहर नहीं जा रहा है। सरकार गरीबों की समर्थक लगे, इसलिए उन योजनाओं पर ही विशेष रूप से जोर दिया जिनका संबंध खेती, पेंशन और बीमा से हो। हमने गूगल किया तो पता चला कि पर्यटन मंत्रालय विदेशी पर्यटकों के आंकड़े जारी करता है, जिसके अनुसार 2012 में 65,77,000, 13 में 69,67,000 पर्यटक आए, 2014 में 74,62,000 पर्यटक आए। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा कि 6 लाख पर्यटक ज्यादा आए हैं, लेकिन पर्यटन मंत्रालय के वेबसाइट को देखकर सुखद हैरानी हुई कि 97 से लेकर 2014 के बीच विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी है, एक आध बार कुछ हजार से कम हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल में बिजली का जितना उत्पादन हुआ है उतना 20 साल में नहीं हुआ। इसका लाभ आप लोग भी अपने अपने इलाकों में महसूस कर रहे होंगे कि अब पहले की तरह बिजली नहीं जाती होगी या कम जाती होगी। मई के पहले हफ्ते में लोकसभा में बिजली राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बयान दिया कि इतनी बिजली पैदा हो गई है कि लोग फ्री में देने को तैयार थे, लेकिन राज्य पर्याप्त बिजली नहीं खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री की सारी बातों का जिक्र नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि 365 दिन जो काम किया है, अगर मैं सारा गिनाने लग जाऊं तो 365 घंटे कम पड़ जाएंगे। मुझे तो 1 घंटे भी ठीक से नहीं मिलते हैं प्राइम टाइम के लिए। तो बुरे दिन चले गए, ये अच्छा स्लोगन है, या अच्छे दिन आएंगे, ये बढ़िया है। मथुरा में प्रधानमंत्री धारणा को धाराशाही कर रहे थे या धन्ना सेठों को। प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अशोक मलिक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार। विनोद शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स। सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और सचिन पायलट साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप जयपुर से हमारे साथ हैं। 4 ही लोग हैं तो आराम से बात हो जाएगी। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री ने खुद को धारणाओं से मुक्त किया या धन्ना सेठों को एक और धारणाओं में लपेट दिया? देखिए रवीश जी, अभी आपने जो कुछ बोला, ऐसा लगा जैसे कि प्रधानमंत्री इस विषय के ऊपर कोई सफाई दे रहे हों। यथार्थ यह है कि हमारी सरकार, मेरा सवाल भी यही होना चाहिए था कि वो सफाई दे रहे थे क्या? हाँ प्लीज। जितने भी हमारी सरकार ने कदम उठाए, जो महत्वपूर्ण कदम, आप ये बताइए कि ये जन धन योजना गरीब के लिए थी या अमीर के लिए थी? पेंशन योजना गरीब के लिए थी, अमीर के लिए थी? चलिए छोड़ दीजिए उसको। हमारी सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी राजनीतिक परिवेश से परे जाकर सामाजिक सरोकार के मुद्दों को उठाया, जैसे स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नमामि गंगे। अब बताइए, स्वच्छता अभियान गरीब को प्रभावित करता था कि अमीर को? देखिए, ये बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अमीर के लिए था, गरीब के लिए? मैं बता सकता हूं सुधांशु, हमारी सरकार की, मैं खुद स्वच्छता अभियान का समर्थक हूं। बस अगर आप ये भी बताते चलें, मतलब इसकी भूमिका के अलावा, कि कितने ऐसे आपने सिस्टम बनाए, कितने लोगों को भर्ती किया, कितने डस्टबिन रखा। एक दिल्ली का ही उदाहरण दे दीजिए जिससे एक सिस्टम बनेगा। अगर आप ये बता रहे हैं कि सिर्फ शौचालय बना देने से स्वच्छता अभियान का मकसद पूरा हो जाता है, तो शायद बात पूरी नहीं है। लेकिन हम अभी उस पर नहीं आते हैं। उन्होंने ज़रूर सरकारी जन समर्थक योजनाओं को गिनाया है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल यही था जो आपने सफाई की बात की, क्या प्रधानमंत्री किसी धारणा से लड़ रहे थे क्या? अपनी बात ऐसे बता रहे थे जैसे वो किसी को जवाब दे रहे हों, और धन्ना सेठों को विलेन बना रहे हैं। देखिए, अभी जैसे आपने बात कही, पहले ये वाक्य आपका, इसका उत्तर दे दूं। किसी प्रकार की योजना बनाना, अधिक कूड़ेदान लगाना, मशीन लगाना, स्वच्छता अभियान इससे सफल होने वाला नहीं था। इसलिए समाज के सामाजिक मनोविज्ञान से जोड़ने का प्रयास मोदी जी ने किया। तो इस दृष्टि में हम कह सकते हैं दूसरों से भिन्न था, क्योंकि जब तक आप स्वच्छता का फिर तो ये योजना नहीं डेवलप करेंगे, ये तो नैतिक शिक्षा हो। आप ये कह रहे हैं कि स्वच्छता अभियान, इसीलिए मैंने कहा ना, आजादी के आंदोलन के बाद शायद ये पहला मौका है जब 2-3 ऐसे मुद्दे सरकार ने टेकअप किए हैं जो राजनीति से अलग हटकर सामाजिक सरोकार से जुड़े। नहीं, वो अच्छी बात है और वो उस पर जोर देना चाहिए, लेकिन क्या ये ना समझा जाए कि इसमें सिस्टम बनाने की भी बात है? ये एक नैतिक शिक्षा कार्यक्रम है।
जो कि जरूरी है, करना नहीं, चाहिए, नैतिक शिक्षा क्योंकि मैं नहीं। देख रहा हूं कि गंदगी में कहीं देखिए, कमी नहीं आई। सरकार सिर्फ प्रशासन से नहीं चलती जब तक समाज का मनोविज्ञान उसका है। समर्थन न करे। इसलिए एक सांगोपांग विकास का एक प्रारूप मनोवैज्ञानिक सरकार ने रखा। योजना है आपने आप दूसरी बात जी, जिसमें कि एक सर्वस्पर्शी व्यवस्था है, ताकि जिसे कहते हैं ना टोटल क्योर ऑफ डिजीज जिसमें हो सके। अब आप आइए, जो आपने अभी ये बात कही, धारणा किसी धारणा से लड़ रहे थे। एक धारणा ऐसी है, देखिए, धारणाओं से भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं पिछले 60 सालों से लड़ रही है। एक नहीं, दसियों मौकों पे ऐसी गलत 60 साल पहले आप कहां थे? थोपी गई हैं। 25 साल पुरानी पार्टी। हम आपसे कह रहे हैं ना। अरे भाई, भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का ही अंग है। आज ही दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी के कभी अध्यक्ष नहीं रहे, रवीश जी। आज जहां पर जाकर प्रधानमंत्री ने वो किया है, वो जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। तो हमारे ऊपर तमाम प्रकार की धारणाएं सामाजिक सांप्रदायिक विषयों से लेकर आर्थिक विषयों तक थोपी जाती थी, और उसी योजना का एक अंग था हमारे बारे में धारणा बनाना, जो विपक्ष ने और विशेषकर कांग्रेस ने करने का प्रयास किया। जी, आप बता नहीं रहे हैं। हाँ, बता रहा हूं। कौन सा धन्ना सेठ है जो यूरिया की सब्सिडी चोरी कर रहा था? वो कौन सा धन्ना सेठ है जिसकी चोरी करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने पकड़ी? अगर आपने कोई कार्रवाई की हो तो बताइए, हम ये जानना चाहते हैं। अच्छी बात है कि यूरिया की चोरी केमिकल फैक्ट्री वाले कर रहे हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ, और वो पकड़े गए हैं। देखिए, व्यवस्था में कोई ऐसी खामी है जिसके चलते हुए कोई चोरी हो रही है, उस व्यवस्था को हमने फुल प्रूफ करने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से जो धन्ना सेठों की बात कही जाती है, हाँ, आप ये बताइए, जितने भी धन्ना सेठों के नाम लिए जाते हैं, ये अब किस जमाने में अरबपति खरबपति बने? भाजपा के जमाने में या किसी और जमाने में? देश के एक बहुत बड़े धन्ना सेठ ने एक टेप में नाम आया था जिसमें उन्होंने किस पार्टी का नाम लेके कहा था कि ये तो हमारी दुकान है, भाजपा के लिए या किसी और पार्टी के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक धारणा बनाने का प्रयास जो तथ्यों से विपरीत, तर्कों के विपरीत हो, मगर प्रचार कर करके झूठ बोल बोलकर हमारे ऊपर थोपा जाए। प्रधानमंत्री ने तथ्यों के आधार पर एक सत्य जनता के मैं वही तथ्य देख रहा हूं, क्योंकि देखिए, जो केमिकल फर्टिलाइजर एसोसिएशन है, मैं लंबा आपके साथ भिड़ रहा हूं, उनमें से किसी ने नहीं कहा कि हम लोग चोरी करते हैं इसलिए ये योजना लाई है। या जब अनंत कुमार बता रहे हैं तो उन्होंने नहीं कहा कि ये चोर पकड़, हमने चोरों को पकड़ा है। सिर्फ आप लीकेज तो नहीं चेक करेंगे ना, चोरी करते हुए जो पकड़ा जाता है, अगर ये सरकार भ्रष्टाचार विरोधी है तो उसको भी तो पकड़ेंगे कि कौन चोरी कर रहा है। पर वो हिस्सा मैं छोड़ देना चाहता हूं। पर ठीक है कि आप कह रहे हैं कि धारणा जिन लोगों ने बनाई उनके खिलाफ एक तरह से ये था, और सरकार ने अपनी अपनी योजनाओं को गिनाया है। सचिन पायलट जी, अब तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री ने गिनाई है, 27,000 करोड़ से लेकर ईपीएफ पीपीएफ से लेकर अटल पेंशन योजना, हमारे प्रधानमंत्री गरीब समर्थक हैं, और आप लोग बेवजह उन्हें धन्ना सेठों के करीब पहुंचा रहे हैं। रवि जी, देखिए, आज कितनी अजीब बात है कि सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री जी अपनी सफाई देते रहे पूरा 1 घंटा, और आज उनके भाषण के ऊपर जो हमारे भाजपा के मित्र हैं वो भी उनके भाषण की सफाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार ने जो साल भर का काम किया वो अपने वादे निभाने के लिए नहीं किया। मैं समझता हूं कि 1 साल में वादा खिलाफी हुई है, यू टर्न्स हुए हैं, और जिन चर्चाओं की बात आज प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कर रहे थे, वो इस बात को समझ गए हैं कि वास्तविकता उन चीजों से परे है जो वादे उन्होंने किए थे 365 दिन पहले। काले धन का, एफडीआई का, इंश्योरेंस और डिफेंस के अंदर जो पहले विरोध करते थे, लैंड बिल का पहले समर्थन करते थे, आज विरोध कर रहे हैं। और जो बातें कर रहे हैं कि हम अच्छे मानव बनाएंगे, स्वच्छ भारत देंगे, ये तो बहुत फिलोसॉफिकल बातें हैं। जनता ने जो ठोस वादे सुने थे भाषणों के दौरान अपने चुनाव प्रचार में, उनमें से कितने पूरे हुए हैं? हकीकत यह है कि सरकार ने 67,000 करोड़ रुपए की कटौती करी है सोशल सेक्टर स्कीम्स के अंदर। जिस स्वच्छ भारत की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें उन्होंने खुद हजारों करोड़ रुपए की कटौती करी है। तो पैसा काटते चले जा रहे हैं। 8 बार तेल पेट्रोल के दाम बढ़ गए पिछले 1 साल के अंदर। आज भी मूंग की दाल 125 रुपए किलो बिक रही है, नौकरियां लगी नहीं है। और जिन चोरी की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, क्यों नहीं बताते हैं कि कौन वो लोग थे? और आज उनको ये कोशिश करनी पड़ रही है कि मैं अमीर के साथ नहीं हूं। अरे, कांग्रेस पार्टी नहीं कहती कि अमीर होना जुल्म है, लेकिन आपने जो वादे किए थे उसमें सिर्फ बहुत कम लोगों का फायदा पहुंचा रहे हैं। आम जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। ये हमारा तर्क है। प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि आपके शासनकाल के दौरान सत्ता के गलियारों तक भाई भतीजावाद
उन्होंने कोल स्कैम का उदाहरण दिया, उन्होंने आवंटन का उदाहरण दिया, ये सब फैला हुआ था। और जो आपके शासन के दौरान फैला हुआ था, उन्हीं लोगों के बुरे दिन आए हैं। बुरे काम बंद हो गए, बुरी सोच बंद हो गई, बुरे हालात बंद हो गए। रवीश जी, राजनीति में चुनाव हारना बुरे दिन नहीं होते। मैं समझता उन्होंने हूं ये कि बात सरकार नहीं की। तो किसी न उन्होंने किसी की कही कि बनती है। आपके समय उन्होंने जो ये लोग कहा। डीलिंग करते थे और कोयला के खदान ले लेते थे, लाखों करोड़ का जो 29 खदानों की नीलामी से 2 लाख 3 लाख करोड़ आ गया है, अभी तो 200 की करनी है, ये बात कही उन्होंने। मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं कि 3G स्पेक्ट्रम का पहली बार ई ऑक्शन तब हुआ था जब हम लोग मंत्रालय में थे, और हमारे कार्यकाल में अगर किसी ने कोई गलती करी है, अगर किसी ने कानून को तोड़ा है, तो उस पर कार्रवाई हुई है, नहीं हो तो होनी चाहिए, हम उसके पक्षधर नहीं है। लेकिन आज मुद्दा इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे अच्छे दिन आ गए, अब कह रहे हैं बुरे दिन चले गए। लेकिन आप आम आदमी से पूछिएगा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, खाने को दाना घरों में नहीं है, मिडिल क्लास अपने आप को समझती है, कोई राहत नहीं मिल रही, सिर्फ कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को मदद मिली होगी। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को उस वादा पूरा करने के लिए जो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर दिए थे। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कहा, चीन के बारे में कहा, पाकिस्तान के बारे में कहा, 56 इंच की छाती के बारे में कहा, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जब सत्ता में आते हैं तो असलियत से मुखाबित आदमी होता है, और लगता है कि रैलियों में उन्होंने जितनी भी बातें कही, अब हर बात का तो हिसाब नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, मोटा मोटी जो बात है वो 56 इंच का सीना, वो ठीक है कि उन्होंने एक जोश में कह दिया, अब आजकल तो नहीं कहते, वो अच्छी बात है, पर इसका भी हिसाब नहीं लिया जा सकता है। पर मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अच्छे दिन का जवाब बुरे दिन चले गए, ये परफेक्ट जवाब है? देखिए, ये आज 1 वर्ष हुआ है नरेंद्र मोदी की सरकार को, तो स्वाभाविक है कि आज वो तुलना करेंगे कि यूपीए के कार्यकाल में क्या हुआ था। 1 वर्ष पूर्व समझ लीजिए, जब दूसरा वर्ष हो बीजेपी सरकार का या तीसरा वर्ष हो, तब ये तुलना यूपीए से कर नहीं सकते, तब ये अपने से करना पड़ेगा। जब 2016 का साल होगा तब उनको, या 2017-18 तब तो नहीं, उनका अपना बेंचमार्क बन जाएगा। ठीक है, अब तक तो बेंचमार्क यूपीए ही रहा है। ठीक है, अब ये तो कहना कि पंडित जी की सरकार ने 1952 में ये किया था, हमने उससे, ये सरकार उससे अच्छी है या बुरी है, उससे कोई मानी नहीं रहा। यूपीए ने जो किया उसकी तुलना में सरकार को हमें नापना पड़ेगा। 2 वर्ष पूर्व कुछ और होगा। तो ये जैसे आपने कहा, अगर कोल मसला हो या टेलीकॉम मसला हो, ये सरकार ने फेली क्लीन ऑक्शन किया है। पर ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के तहत किया जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोल या कोयला की ऑक्शन करो, मगर कोल ऑक्शन एक क्या प्रोसेस ठीक रहा, ये तो सरकार ने किया। दूसरा, जो बाकी मिनरल्स है, समझ लीजिए जैसे कि आयरन और लोहा, बॉक्साइट, इसकी भी ऑक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस करना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, ये सरकार ने खुद किया है। और एक और फैसला उन्होंने बताया कि जिलों में एक कल्याण फंड बनाया जाएगा, जो इस पैसे से जो आदिवासियों या गरीबों के कल्याण, वो एक डिस्ट्रिक्ट फंड बनाया जाएगा, और जो राज्य सरकारें हैं उनको ये पैसा दिया जाएगा। ये सब तो इस सरकार की अचीवमेंट्स है, तो ये तो उनको कहना ही था कि हमने ये किया है, यूपीए ने नहीं किया था। पर क्या बुरे दिन चले गए? अब बुरे दिन तो 26 मई 2016 मई को ही चले गए थे, जब ये लोग हार गए थे। देखिए, बुरे दिन कुछ लोगों के लिए चले गए, अब बुरे दिन और अच्छे दिन एक गोल भी है, एक प्रोसेस भी है। तो मुझे एक याद है, पंडित जी को पूछा गया, पंडित नेहरू को पूछा गया था कि आपके सामने चुनौती क्या है। तो चुनौती उन्होंने कहा था ये है, टू बिल्ड जस्ट सोसाइटी थ्रू जस्ट मीन्स। तो अच्छे दिन को लाना भी है, मगर अच्छे काम भी करने हैं, उसका तरीका भी अच्छा। क्या आपको लगा कि वो सारे आलोचकों को एक तरह से उन लोगों के साथ खड़े कर दे रहे हैं जो दिल्ली के कॉरिडोर में घूमते रहते हैं? देखिए, क्योंकि अच्छे दिन को लेकर सवाल जनता भी कर रही है, वो लोग भी कर रहे हैं जो उन लोगों को जानते भी नहीं कि ल्यूटियन दिल्ली में कौन सा अभिमन्यु का 8 घेरा बना हुआ है। नहीं, वो तो है, ये स्वाभाविक है कि लोग एक इम्पेशेंट हैं, और वो चाहते हैं, और हर सरकार से चाहते हैं कि नतीजे चाहें। तो और ये कहना कि हर आदमी जो सवाल उठा रहा है वो दलाल था, ये बिल्कुल गलत होगा। ये मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था, और या उनका ये मतलब रहा, मुझे नहीं लगता। मगर हाँ, ये बात सच है कि दिल्ली में जो दलाल घूमते थे, काफी हद तक उनको एटलीस्ट इस सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनसे तो ज्यादा मीटिंग नहीं मिल रही।
जो आपको लगता है कि वो जो घेरा था ये वाले प्रधानमंत्री तोड़ने में सफल हुए? देखिए कुछ हद तक कुछ हुआ है, कुछ हद तक तो ये तो कहना, अगर मैं ये कहूं कि पूरी करप्शन हर लेवल पे चली गई है, ये तो गलत होगा। मगर हाँ, जो इस सरकार के सीनियर मंत्री हैं, जो उन पे अभी कोई दाग नहीं आया। पर ठीक है, वो एक अलग सवाल है कि दाग तो तब आता है कि वो लीक करने वाले को पकड़ते। जैसे मैं बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब वो केमिकल फैक्ट्री की चोरी के बारे में बात कर रहे थे। देखिए मुझे धन्ना सेठ चोर, मतलब ये अगर गूगल किया जाए तो फर्टिलाइजर में प्रोडक्शन में, केमिकल प्रोडक्शन में कौन इंडस्ट्री से आराम से पता चल सकता वो तो है, मगर कोई मैनेजर तो चोरी नहीं कर रहा होगा। एक इशू है जो लोकल जनता के लिए, लोकल फार्मिंग कम्युनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। शायद आपके लिए और मेरे लिए दिल्ली नहीं है, लेकिन उसमें 200 रुपया अगर दाम बढ़ जाता है यूरिया का, वो तो उन्होंने नहीं बताया कि ये करके हमने आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। नहीं, देखिए वो आप सवाल उनसे पूछिए मुझे मगर ये जो यूरिया का इशू है, यूरिया का करप्शन का इशू है, ये बहुत पुराना इशू है। पुराना इशू ये आपको और मुझे ऐसा समझ ना आए, मगर जो ठीक है, और वो लग रहा है एड्रेस कर रहे थे किसानों को। विनोद जी, यूरिया को उन्होंने इशू एड्रेस किया, मतलब अब वहां पे जब उनका मैं भाषण देख रहा था तो उन्होंने उन्हीं मुद्दों को ज्यादा प्रमुखता से, बल्कि उन्हीं मुद्दों की बात की जिनका संबंध जन कल्याण से हो। स्मार्ट सिटी या फिर भूमि अधिग्रहण की बात उन्होंने नहीं की। अगर मैं सुनने में चूक हो गया हो तो उससे वो अलग बात है, पर मुझे सुनाई नहीं दिया कि वो भूमि अधिग्रहण बिल पे बात करें। हालांकि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का जरूर जिक्र किया उन्होंने। किन बातों पे उन्होंने चर्चा नहीं की, उस पर अलग से चर्चा हो सकती है। उन्होंने मुद्दे चुन के अपनी बात कही। देखिए ऐसा है कि कुछ उनकी गलतियों से और कुछ जिस तरह का कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के दौरान चलाया, उसके चलते उनकी जो फिल्म है वो करण जौहर जैसी फिल्म लग रही थी। अब आज जो फिल्म उन्होंने पेश की है वो थोड़ी सी सत्यजीत रे की तरह है। अच्छा, कि जमीन से जुड़ी हुई, और मैं समझता हूँ इसकी जरूरत भी थी। किसी भी सरकार को, कोई भी ऐसी सरकार जो जनता के मानस में उद्योगपतियों की सरकार बन जाए। अब ये मुद्दे विपक्ष को किसने दिए मिसाल के तौर पर इसमें गलत क्या है? जैसे शुरू में जब ये सरकार आई थी तो कई मंत्रियों का मुझे एकदम शब्दशः ध्यान नहीं है। कई मंत्रियों ने कहा था कि बिजनेस के लोगों के साथ घूमने में क्या हर्ज है, बिल्कुल है ना, उनके साथ उठने तो बैठने में क्या हर्ज है। लेकिन सीधा धन्ना सेठ बड़ी कंपनी रोजगार पैदा नहीं करती, लेकिन बड़ी कंपनी को मैं देख रहा हूँ कि 62,000 करोड़ का टैक्स और कॉर्पोरेट इंसेंटिव मिला है। नहीं, अब तो नहीं कह रहे वो मंत्री कि क्या फर्क पड़ता है हम उद्योगपतियों के साथ घूमें। और पहले भी हम लोग इंटरनेट पे हैं, ये पर बात इससे पहले कि सरकार के सारे लोग घूमते रहे, वो ये भी कह रहे हैं या उनके मंत्री कह रहे हैं। जी हाँ, तो अभी अगर वो अपना तर्ज बदल रहे हैं अपनी सरकार की, तो देखते हैं कि किस हद तक बदल रहे हैं। आपको लगता है? बिल्कुल बदल रहे हैं। इसीलिए तो बहुत से उद्योगपति और बहुत से और लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं ये सरकार किस डर्रे पे, किस रास्ते पे जा रही है। क्या ये इसका विकास का मंत्र क्या है, इसकी जो सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी क्या पॉलिसी है, और दोनों में क्या समन्वय है। वो समन्वय अभी नजर नहीं आता। देखिए सबसे बड़ी गलती जो इस सरकार के द्वारा हो रही है, बावजूद इसके कि इनके पास इतना भारी बहुमत आया, कि वादों की भरमार। देखिए ये एक इलेक्शन मैं इसको समझ पा रहा हूं कि इलेक्शन पहला साल है ना, अगर हर वादे का लिस्ट लेकर बैठ जाए तो कोई सरकार पूरी नहीं कर सकती है। ये अच्छी बात है कि एक इस सरकार की इतनी मॉनिटरिंग हो रही है, ये अच्छी बात है। मुझे पता नहीं, कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या पहले भी ऐसा होता था, अगर आप बता सकें तो अच्छा है उनको। रवीश, मैं इस बात को मानता हूं कि लोग कहते हैं कि एक हफ्ता राजनीतिक जीवन में बड़ा वक्त होता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि एक बरस गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा वक्त नहीं होता। इसलिए मैं आज के दिन ना तो इस सरकार को सक्सेसफुल बोलूंगा और ना फेलियर बोलूंगा, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि इनके ऊपर नजर इसलिए पैनी है कि वादों की झड़ी लगा रखी है। जब से प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं, इस सरकार ने इतने प्लान्स अनाउंस किए हैं, जैसे स्मार्ट सिटी की आपने बात की, बुलेट ट्रेन्स की आपने बात की, वाटरवेज की बात हो रही है, हाईवेज बनाने की बात हो रही है, अपने राफेल मेक इन इंडिया में हम राफेल एयरक्राफ्ट बनाने वाले थे, लेकिन अब पता नहीं उसका क्या मुस्तकबिल है, मैं नहीं जानता हूं। मैं ये कह रहा हूं
कि इलेक्शन से पहले होती है कोर्टशिप जनता के साथ। उस वक्त बड़े बड़े वादे आप कीजिए, ठीक है, लेकिन पर अब जैसा शादी अशोक हो ने चुकी कहा है कि इनका बेंचमार्क 2014 से पहले की सरकार है। अगर उससे तुलना करके देखिए तो देखिए, जो वो गिना रहे हैं, क्योंकि अब 16 में जाएंगे तो जरूर 2015-14 से उनका अरे गिना भाई, जाएगा। जिस महबूबा से आपकी शादी हुई है, नाम जिसका जनता, उसने पहले वाले को छोड़ दिया है। अब आपसे उसका विवाह हो चुका है, कोर्टशिप बंद कीजिए। रियलिटी शुड हिट इन द फेस और उसको बताइए कि देखिए इतना हो सकता है और इतना नहीं हो सकता।